बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? चैप्टर नंबर 2 फ़िज़िक्स की न्यू बुक का जो हमने स्टार्ट की हुई है और लास्ट टाइम हमने स्केलर प्रोडक्ट को कंप्लीट किया था। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 मोशन एंड फोर्स का जो दूसरा लॉ बनता है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो आज हम देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सो सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि इफ़ दी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्वांटिटीज़ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और आंसर क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। यानी पिछले में हमने देखा था कि स्केलर प्रोडक्ट में हम जब प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का तो वो क्या आया था, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अब हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसमें ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर भी क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। तो इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। सिंबॉलिकली अगर देखें, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो आंसर क्या आएगा जी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के जब स्केलर प्रोडक्ट था तो हमने देखा था आंसर स्केलर आ रहा है, तो उसको सिंबॉलिकली हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अब वाले टॉपिक में हम देख सकते हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या है, वेक्टर। तो इससे हम अलामती तौर पे दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस डाला जाता है। यही वजह है कि वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है जी, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि वेक्टर प्रोडक्ट को लिखने के लिए दोनों वेक्टर्स के बीच में हम क्रॉस की सिंबल डालते हैं। अब स्टूडेंट साथ में हम इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। चलिए जी, आपसे एग्जांपल शेयर करता हूँ। हमारे पास इसमें पहली एग्जांपल आती है टॉर्क की, जिसे टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सिंबॉलिकली, और पढ़ते इसे टा है, टा। इसका फार्मूला देखें, टा इक्वल आर मोमेंट आर्म क्रॉस में एफ। सो इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। तो टार क्या, बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस कह लें या वेक्टर कह लें, किस किस का, ऑफ मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फोर्स जिसको एफ का नाम दिया गया, सॉरी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी पहली एग्जांपल होगी। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है जी मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स, इसे स्टूडेंट्स हम एफ फॉर फोर्स और मैग्नेटिक है तो एम डाल देते हैं, और एफ एम का फार्मूला होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये अब थोड़े हायर लेक्चर में जाके देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि वी और बी, ये वी से मुराद वेलोसिटी होती है चार्ज की और बी से मुराद मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बी का। तो ये दो एग्जांपल हमारे सिलेबस में मौजूद हैं इस टॉर्क और मैग्नेटिक फोर्स वाली वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। अब ज़रा इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और देखेंगे इसे लिखते कैसे हैं। रिप्रेजेंटेशन, इसके लिए स्टूडेंट लेट कर लें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा बी। अब हमने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, ए की मैग्नीट्यूड साथ में बी की मैग्नीट्यूड। अब क्रॉस है तो साइन थीटा लगेगा। और चूंकि आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ कि आपका रिज़ल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आना है और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन,
और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। सो किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे किया जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया ए और बी की, तो ए क्रॉस बी है तो ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, क्रॉस है तो साइन थीटा और साथ में एन आएगा, एन क्या है, यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे चीज़ों को मेंशन करता चलूँ, ए तो ए से क्या मुराद है, ए से मुराद मैग्नीट्यूड है ऑफ ए वेक्टर। बी से क्या मुराद है, बी से मुराद स्टूडेंट मैग्नीट्यूड है ऑफ बी वेक्टर। अब थीटा, ये दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेकिन साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो प्रोजेक्शन देगा ऑफ, मतलब अब या तो आप ए वेक्टर की बी के लॉन्ग प्रोजेक्शन कैसे, सॉरी बी पे, या बी की प्रोजेक्शन लेंगे ए के ऊपर, तो मैं यहाँ पे जनरली लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 1 ऑन अदर, या ऑन वेक्टर 2 भी कह सकते हैं आप। सो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाएगी, यानी आप अगर ए की बी के ऊपर ले सकते हैं प्रोजेक्शन, या बी की ए के ऊपर, तो साइन थीटा हमारी इस प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन साथ में हमारे पास एन आ रहा है, एन से क्या मुराद है, ये हमारा यूनिट वेक्टर, और ये यहाँ पे इस्तेमाल होगा वेक्टर्स की, यानी प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। रिपीट कर दूँ, एन जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, ये इस्तेमाल होगा या वैल्यू देगा आपको किसकी, डायरेक्शन की। किसके लिए, ए क्रॉस बी के लिए, क्योंकि आंसर क्या है आपके पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो डायरेक्शन है उसे कौन डिफाइन करेगा, एन डिफाइन करेगा। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इस यूनिट वेक्टर को, जो कि बेसिकली हमें डायरेक्शन दे रहा है क्रॉस प्रोडक्ट की, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपसे शेयर करता चलूँ। याद रहे कि जो डायरेक्शन है ऑफ यूनिट वेक्टर, जिसे हमने किसे रिप्रेजेंट किया, एन, और ये किसकी डायरेक्शन दे रहा है आपको, ये डायरेक्शन दे रहा है ए क्रॉस बी के। सो ये जो डायरेक्शन है हमेशा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर से मुराद ज़ाविया की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, किसके साथ, टू दी प्लेन containing A क्रॉस B। ये नहीं, जो आपके पास A क्रॉस B की डायरेक्शन जिसे हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के साथ जिसमें कौन शामिल है, A और B शामिल है। अच्छा, इसको मालूम कैसे करेंगे, इसको मालूम करने के लिए यानी यूँ समझ लें, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर कैन बी डिटरमाइंड, उसे मालूम किया जा सकता है यानी यूजिंग राइट हैंड रूल। तो अगर हम इसकी वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं, डायरेक्शन की वैल्यू को, तो इसके लिए एक रूल इस्तेमाल होता है जिसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं। अब ये राइट हैंड रूल क्या है, ज़रा इसको समझ लीजिए। ये बेसिकली जैसे आपसे शेयर कर चुका हूँ कि एक रूल है, एक असूल है, जिसकी मदद से हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। सो इसके लिए फॉर एग्जांपल जी हम एक एग्जांपल लेते हैं भाई। ये स्टूडेंट देखें, हमारे पास दो वेक्टर, एक ए और दूसरा बी, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और हम कर क्या रहे हैं, हमने बेसिकली मालूम करना है ए क्रॉस बी, जो कि किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा
और ये n होगा। अब इसी डायरेक्शन को हमने मालूम करना है। इसके लिए राइट हैंड रूल क्या कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये जो क्रॉस है इसके दोनों तरफ पहले हमारे पास जो ऑपरेंड आ रहा है वो a है और सेकंड ऑपरेंड क्या है? b। आपने अपने राइट हैंड की हथेली को, यानी जो दाएं हाथ की हथेली उसे आपने पहले वेक्टर पे रखना है और पहला वेक्टर हमारे पास कौन है? a। कुछ इस तरीके से। अब इस हाथ की उंगलियों को आपने घुमाना है किसकी तरफ? दूसरे वेक्टर की जानब। और दूसरा कौन है? b। तो हम इन उंगलियों को बेंड देंगे किसकी तरफ? b की तरफ। अच्छा, इस सारे अमल के दौरान जो आपका इरेक्टेड थंब होगा वो डायरेक्शन देगा किसकी? a क्रॉस b की। सो हमारे वाले केस में देखिए, मैं अपनी दाएं हाथ को हथेली को पहले वेक्टर यानी a पे रखूँगा और उंगलियों को रोटेट करूँगा किसकी जानब? b की जानब। तो अंगूठा किधर को होगा? ये हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा a क्रॉस b की, जो हमारे इस वाले केस में किस तरफ को है? बाहर की जानब को। सो यहाँ भी स्टूडेंट देख सकते हैं हमारी जो डायरेक्शन है यानी n, वो किस तरफ को है? आउटवर्ड है। सो अब आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं। अगर मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक फर्जी सी परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करता हूँ। सो मैंने अपनी उंगलियों को कैसे बेंड दिया है? एंटी क्लॉकवाइज। सो स्टूडेंट्स देखिए, जब एंटी क्लॉकवाइज बेंड दिया है हमने, सो फॉर एग्जांपल हमारी डायरेक्शन किस तरफ को है? जो आउटवर्ड है उसे फॉर एग्जांपल हमने ऊपर से रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर इसी के साथ मैं बी क्रॉस से ही मालूम करना चाहूँ, देखिए अब ए को मैंने बी से और बी को ए से रिप्लेस कर दिया है, तो पहले बी की मैग्नीट्यूड आएगी, फिर किसकी मैग्नीट्यूड आएगी? ए की, साथ में क्या आएगा? साइन थीटा। और अब हम यहाँ पे भी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अब इसको दोबारा से प्लॉट करता हूँ। ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स, एक ए और दूसरा बी हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या मालूम करना है? अब मुझे ए को बी से नहीं बल्कि बी को ए से, यानी मेरे पास पहला वेक्टर कौन सा है? ए। अब मैंने दाएं हाथ को डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए दाएं हाथ को किसके ऊपर रखना है? बी के ऊपर, और अपनी उंगलियों को बेंड देना है किसकी तरफ को? ए की तरफ। अब देखें, ये मेरा दायां हाथ किसके ऊपर हो गया? बी की तरफ, और उंगलियों को रोटेट करना है किसकी जानब? ए, जो कि यहाँ पे है। तो अब जब मैं इसे इसकी तरफ रोटेट करूँगा तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर को रहेगी? नीचे वाली साइड पे। रिपीट कर दूँ, बी, और उंगलियों को बेंड किसकी तरफ देना है? ए की तरफ। अंगूठा किस तरफ को है? नीचे की जानब। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास जो एन की डायरेक्शन है वो किस तरफ को है? इनवर्ड, अंदर की जानब। अच्छा देखें, आउटवर्ड हमने ऊपर को बनाया था, तो इनवर्ड किधर को बनाऊंगा? नीचे की जानब आ जाएगा। हमने यहाँ पे रोटेशन कौन सी दी थी? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे रोटेशन कौन सी आ रही है? क्लॉकवाइज। सो स्टूडेंट, ये थीटा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? और आप देख सकते हैं, अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर को है? आउटवर्ड, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर को है? एन। सो हम लिख सकते हैं, अगर इस वाले एन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये इन्वर्ट में क्या होगा? उसका रिवर्स होगा, जिसे साथ में माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे आसानी के साथ कह सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आपकी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए की किधर को होगी? डाउनवर्ड होगी। या ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए किधर को होगा? इनवर्ड होगा। तो आउटवर्ड और इनवर्ड में किसका फ़र्क है? डायरेक्शन का। ये अगर आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसके साथ अपोजिट होने की वजह से साथ में हम क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ आ गया होगा। बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में देखेंगे।